हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लास पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। तो सबसे पहले समझते हैं मूल अधिकार क्या होते हैं। तो इसमें आपको समझना क्या है, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक मानव या मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को समाज में एक अच्छा जीवन, एक आदर्श जीवन, एक प्रतिष्ठित जीवन, एक गौरवपूर्ण जीवन या एक उच्च जीवन जीने के लिए कुछ अधिकारों की जरूरत होती है, जो कि प्रकृति के द्वारा उसको दिए गए हैं। तो वही अधिकारों को हमारे संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो मूल अधिकारों का दूसरा नाम क्या बोल देते हैं, प्राकृतिक अधिकार भी बोल देते हैं। ये जो अधिकार है हमें राज्य के खिलाफ मिले हुए हैं। मतलब क्या है, राज्य क्या मतलब है, राज्य की परिभाषा हम आपको बताएंगे कि जो भी सरकार यहाँ पर राज्य के लिए मैं सरकार शब्द यूज कर देता हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पर राज्य करना है कि राज्य व्यक्तियों के साथ तानाशाही शासन न करे, क्योंकि अंग्रेजों का जो शासन था वो तानाशाही शासन था। तो संविधान निर्माताओं को लगा कि जो भी दूसरी सरकार भारत में बनेगी वो भी उसी तरीके का शासन न करे, इसलिए उन्होंने मूल अधिकारों को इसमें शामिल किया गया था हमारे संविधान में। ठीक है, तो ये हमको किसके खिलाफ मिले हुए हैं, राज्य के खिलाफ मिले हुए। राज्य क्या है ये हम आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले मूल अधिकार अमेरिका के संविधान में शामिल किए गए थे। सबसे पहले जो मूल अधिकार थे वो कहां शामिल किए गए थे, अमेरिका के संविधान में। और ये कब लागू हुआ था अमेरिका का संविधान, 4 मार्च 1789 में। आप ये समझो कि अमेरिका के संविधान में 4 मार्च 1789 में ही मूल अधिकारों को लिखित तौर पर शामिल कर लिया गया था। मूल अधिकारों को लिखित तौर पर सबसे पहले अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था। और वहां पे इनका नाम क्या है, बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों का नाम क्या दिया गया है, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, तो अमेरिका के संविधान में सबसे पहले इसको लागू किया गया था। तो भारत के संविधान में भी इसको अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर ही शामिल किया गया। अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर ही भारत के संविधान में इसको शामिल किया गया। तो आपका क्वेश्चन कैसे बनता है कि मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो आपको क्या लिखना है, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऐसा आ जाता है या ऐसा हो जाता है कि मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए हमारे संविधान निर्माता कहां से प्रेरित थे, तो वो कहां से प्रेरित थे, अमेरिका के संविधान से प्रेरित थे। ठीक है, भारत के संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, इसीलिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। मूल अधिकार भाग 3 में शामिल किए गए हैं, इसलिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है कि जब अंग्रेज इंग्लैंड में सन 1215 ईस्वी में वहां के राजा जॉन ने, वहां का जो राजा जॉन था उसने वहां के सामंत जो थे, सामंत एक तरह के जमींदार होते थे, तो वहां के सामंतों के दबाव में आकर एक पत्र या एक आदेश जारी किया था। सन 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन ने वहां के सामंतों के दबाव में आकर एक पत्र या आदेश जारी किया था। उस पत्र में सामंतों के अधिकारों को लागू किया, सामंतों को कुछ अधिकार दिए थे, वो उस पत्र में शामिल किए गए थे। तो उस पत्र को बोला गया था मैग्ना कार्टा। उस पत्र को क्या बोला गया था, मैग्ना कार्टा। इसीलिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, क्योंकि इसमें भी मूल अधिकार है और उसमें भी सामंतों के अधिकार शामिल किए गए थे। ये चीज समझ में आ गई होगी, आपने पढ़ा होगा कि भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को बोला जाता है। तो भाग 3 को या मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। इनको शामिल करने का उद्देश्य क्या था, मूल अधिकारों को शामिल करने का उद्देश्य था राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मतलब कि तानाशाही शासन नहीं होना चाहिए, हमारे देश में राजनीतिक लोकतंत्र होना चाहिए। तो इनका उद्देश्य क्या था, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, फिर आया हमारा, जो हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 7 मूल अधिकार थे।
कितने मूल अधिकार थे उस समय? 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, तो 7 मूल अधिकार में एक मूल अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो हमारा मूल अधिकार था, उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के कानून को वहां से हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। किस अधिकार को? संपत्ति के मूल अधिकार को। कब बनाया गया? 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और ये आज कहां पर शामिल किया गया? फिर इसको भाग 7 में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। संपत्ति के कानूनी अधिकार को कहां शामिल किया गया है? भाग 7 में और अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। हमारे संविधान में कितने जो मूल अधिकार है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। मूल अधिकार कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं और मूल संविधान में 7 थे। तो जो मूल अधिकार 6 हैं उनको हम समझेंगे, लेकिन पहले पढ़ते हैं अनुच्छेद 12, क्योंकि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 12 में बोला गया है राज्य की परिभाषा के बारे में कि राज्य क्या होगा। अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा। आपको क्वेश्चन बनता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि राज्य क्या होगा। राज्य मतलब जो हमारे ऊपर शासन करेगा उसको राज्य बोलेंगे। जो हमारे ऊपर शासन करेगा उसको क्या बोलेंगे? राज्य बोलेंगे। तो राज्य में कौन कौन आ जाएगा? देखो, भारत सरकार आ जाएगी, भारत सरकार हमारे ऊपर राज्य करती है। राज्य सरकार आ जाएगी, ठीक है, राज्य सरकार आ जाएगी। और कोई भी ऐसी संस्था आ जाएगी जो कि सरकार के अधीन काम करती है। भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत जो संस्था या निगम या प्राधिकरण कार्य करते हैं वो भी राज्य के अंतर्गत आएंगे। और राज्य में क्या आ जाएगा? हमारी नगर पालिकाएं आ जाएंगी, पंचायतें आ जाएंगी। ये किसके अंतर्गत आएंगे? हमारे राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो राज्य के बारे में आप समझोगे, जो हमारे ऊपर शासन करेगा वो राज्य होगा। नगर पालिका भी, नगर में जो उसका अध्यक्ष होता है या मेयर होता है वही उसका शासन करता है। पंचायतों में प्रधान वगैरह रहते हैं, वो शासन करते हैं। अब जैसे LIC वगैरह है वो सरकार के अधीन कार्य करती है, तो वो भी राज्य के अंतर्गत आ गया। भारत सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां अमान्य होंगी। मूल अधिकारों से असंगत विधियां अमान्य होंगी। इसका मतलब क्या है कि ऐसी विधि या ऐसा कानून जो कि मूल अधिकारों के खिलाफ हो, ऐसी विधि या ऐसा कानून जो मूल अधिकारों के उल्टा हो, मूल अधिकारों के अपोजिट हो, या मूल अधिकारों को कम करने वाला हो, या जिसके लागू होने से मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो ऐसे जो कानून होंगे, ऐसी जो विधियां होंगी वो अमान्य मानी जाएंगी, शून्य मानी जाएंगी। ठीक है, और इसमें इसी के अंतर्गत बोला गया है न्यायिक समीक्षा। इसका मतलब क्या है न्यायिक समीक्षा का? अनुच्छेद 13 में ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। आपको क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि न्यायिक समीक्षा किसके अंतर्गत दी गई है? हमारे मूल अधिकार जो है उसमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा के बारे में बताया गया? तो अनुच्छेद 13 में न्यायिक समीक्षा के बारे में बताया गया। क्योंकि देखो, अगर जो असंगत विधियां हैं जो मूल अधिकारों के खिलाफ होंगी, उनकी जो न्यायिक जांच करेगा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। न्यायिक जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो न्यायिक जांच कौन करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो इसी के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा को जोड़ दिया गया। अगर लोकसभा ने कोई कानून बना दिया और वो कानून ऐसा है जो मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये इसी के अंतर्गत दिया गया। असंगत विधियां अमान्य होंगी, ये भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत दिया गया है। और न्यायिक समीक्षा की जो व्यवस्था की गई है वो भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत की गई है। संविधान द्वारा, देखो ये ना, संविधान द्वारा हमारे मूल अधिकारों को गारंटी या सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ये कौन करती है सुरक्षा इसकी? हमारा
उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है हमारे मूल अधिकारों की रक्षा? सुप्रीम कोर्ट। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन रहेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया मूल अधिकारों से असंगत विधि। अब विधि में क्या क्या शामिल रहेगा? ये जो विधि है या कानून है, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल रहेगा? अब देखो, इसके अंतर्गत एक तो आ जाएगा एक तो रहती है हमारी स्थायी विधि, एक होती है हमारी अस्थायी विधि, एक होगी हमारी प्रत्यायोजित विधि और एक होगी रूढ़ि या प्रथा वाली विधि, जो कि गैर विधायी विधि मानी जाती है। तो स्थायी विधि में कौन सी आती है? संसद और विधानसभा। संसद के द्वारा और विधानसभा के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? स्थायी विधि के अंतर्गत आते हैं। तो अगर संसद या विधानसभा कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि मूल अधिकारों के खिलाफ हो, तो वो हमारा कानून शून्य माना जाएगा। इसकी न्यायिक समीक्षा कौन करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट। उसी तरीके से अस्थायी विधि, राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई आदेश या अध्यादेश जारी कर देते हैं, तो वो भी अगर मूल अधिकारों के खिलाफ है तो वो असंगत माने जाएंगे, शून्य माने जाएंगे। तो इसकी समीक्षा भी कौन करेगा? हमारा न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा हमारी न्यायिक समीक्षा इसकी? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब आगे प्रत्यायोजित विधि। ये जो कार्यपालिका विधान, मतलब भारत सरकार होगी या राज्य सरकार होगी, कोई आदेश पारित कर देती है, कोई अधिसूचना जारी कर देती है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया था 1500 का नोट बंद, तो ये किसके अंतर्गत आता है? हमारी प्रत्यायोजित विधि के अंतर्गत आता है। ये कार्यपालिका विधान कहलाते हैं। ठीक है। इसकी भी न्यायिक समीक्षा कौन करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। नोटबंदी के ऊपर लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे ना, तो ये भी न्यायिक समीक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। फिर आगे हमारी रूढ़ि या प्रथा, हमारी जो मान्यता वाली विधियां जो कि एक तरह के कानून का बल रखती हैं। हमारी कुछ मान्यता होती हैं, रूढ़ि होती है, प्रथा होती है, जो कि किसका मतलब एक तरह के कानून के अनुसार, जैसे हमारे यहाँ प्रथा हो गई, मुसलमानों में शरीयत कानून हो गया। ठीक है। तो वो भी एक क्या है? हमारी संविधान के द्वारा दी गई नहीं है, लेकिन वो हमारे धार्मिक कानून के अंतर्गत आती है। तो ऐसी ये जो रूढ़ी या प्रथा होती हैं, ये हमारी किसके अंतर्गत आती है? गैर विधायी के अंतर्गत आती है। अगर इनके द्वारा भी मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है। तो हमारे आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, धन्यवाद।